Okay, good morning and welcome back. So I hope now a little bit of I'm seeing here from the window. I mean, a nice misty weather, slight amount of fog. अगर स्कूल खुला होता तो maybe all would have come by school bus and would have enjoyed a little bit of the scene out here. But then unfortunately, all tied up at home. Not for me at least. Good morning messages from Parth, Ansh, Bhavya, Shreyashi. Shreyashi is going to ask a question also. एलन के टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा? अच्छा हाँ, एलन का ना आज देखना कुछ आएगा शायद नोटिफिकेशन तुम लोगों को, और उसके बेसिस पे ना तुम लोगों को कुछ फॉर्म भर के देना है। आज ऑनलाइन ही है सब कुछ, तो आई थिंक यू विल गेट सम नोटिफिकेशन टुडे एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू कंफर्म समथिंग, कि शायद वो कुछ मोबाइल नंबर वगैरह कुछ मिलाएंगे एंड ऑल दोस थिंग, डेटाबेस एंड ऑल, तो कुछ प्रोसेस है आज, तो ये आज ही कर देना लेकिन, ठीक है ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट इट इमीडिएटली, ठीक है। तो आज शायद कुछ नोटिफिकेशन आएगा सबको, जो जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए हैं, तो वी प्रिपेयर फॉर दैट एंड डू इट टुडे इटसेल्फ, ठीक है ना। क्रिश्चियंस की आज ये क्लास रिकॉर्ड जरूर कर लेना प्लीज, एनी पर्टिकुलर रीजन? वैसे तो रिकॉर्ड होता ही है। अंश अग्रवाल has asked कि आपने तो अभी भी फुल स्लीव्स नहीं लगाई। ओके, आई अवॉइड फुल स्लीव्स एक्चुअली, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, है ना। फुल स्लीव्स में लगता है ऐसे मुझे जेल में बांध दिया किसी ने। ओके ओके, अर्नव से इसकी कल तो पूरे रात सोए नहीं क्योंकि इतना ज्यादा ठंड थी कि डोर्स बंद रहने के बावजूद भी 2 जैकेट्स पहनने पड़े। अच्छा, इतना ज्यादा ठंड है? ओहो, मुझे नहीं पता था। एक्चुअली ना मुझे थोड़ा ठंड कम लगता है, वो अलग बात है कि आई कंपेंसेटेड बाय रिएक्टिंग टू मच इन समर सीजन। में समर सीजन में कुछ ज्यादा ही मुझे वो लगता है, गर्मी लगता है, एंड इवन जब एसी ऑन रहता है ना तो आई स्टिल स्वेट, तो यू कैन इमेजिन कितना परेशान रहता हूं मैं समर सीजन में। ऋषभ जैन से इसकी आपको देख के तो मुझे ठंड लगने लगा। चलो ठीक है, so at least there is something that can be induced by a person rather than temperature, not bad। चलो, anyway, we were discussing about solids and elasticity to be precise, and we had discussed about Young's modulus of elasticity, है ना। और जस्ट एक मैं शॉर्ट समरी दे देता हूँ। कई बार ना कुछ डिसकंटिन्यूटी सा हो जाता है, जैसे वीकेंड आता है ना, ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्विकली चॉक आउट कि मेरे बाउंड्री क्या है। ये रहा बाउंड्री, ठीक है, और इधर तो चलो काफी है, तो कुछ दिक्कत नहीं, और इधर फाइन, so I have to stay within the boundary limits। चलो, तो like what we have done till now is like this, हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन F by E डेल्टा L by L, फिर हमने इसी के बारे में पढ़ा Y A by L, है ना, इनटू डेल्टा L, और हमने ये भी पढ़ा कि U is equal to half K, ठीक है ना। तो K क्या है ना, ये K है इनटू डेल्टा स्क्वायर। हमने ये भी पढ़ा that the energy density is called as kappa, and that is equal to half stress into strain। तो in short this is what we have read till now, और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश किए थे, we had done some questions and now we will do some more, ठीक है। तो लाइट ना कम रहता है, हमेशा मैं देखता हूँ कि बोर्ड का जो क्लैरिटी है वो थोड़ा कम रहता है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी अब थोड़ा सा डार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओ अनुषा ऑन द पाइपलाइन। ध्रुव is asking what is kappa? Kappa is actually the symbol name, kappa होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। kappa is basically एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। वो एक्चुअली कैसे आता है मैं एक बार फटाफट बता दूं जल्दी से। कई बार ना ये डिसकंटिन्यूटी हो जाता है ना, तो कई बार ब्रिज करना पड़ता है।
तो देखो ये जो F इज इक्वल टू AY by L into डेल्टा L लिखा है, ये वाला एक्सप्रेशन। कई बार इसको हम लोग एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट लिखते हैं, तो यानी K equivalent of rod becomes equal to AY by L। तो अगर इसको K equivalent of rod काइंड ऑफ मान लो, तो इन दैट केस जो एनर्जी स्टोर क्या होगा, हाफ kx स्क्वायर। स्प्रिंग जैसे मान रहा हूं मैं, स्प्रिंग का K equivalent of rod आ गया, तो हाफ kx स्क्वायर क्या होगा, हाफ AY by L into delta L whole square is equal to half AY by L into delta L, that is the force into delta L, so that is equal to half into F into delta L, which I can write as equal to half of F by A into delta L by L into AL. Now what is AL really? AL is the volume, है ना? तो एनर्जी स्टोर तो आ गया। अब कापा, कापा क्या होता है, U अपॉन वॉल्यूम। तो ये एनर्जी है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे यानी AL से डिवाइड कर दोगे, AL कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मान लो AL कैंसिल हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, तो therefore it will be equal to half of stress into strain। ये देखो स्ट्रेस स्ट्रेन और A into L is volume, है ना, तो वो खत्म हो जाएगा, सिंपल। So that's how we can get, that's how we can easily get the kappa or the energy density, ठीक है ना। चलो मैं डस्टर लेके आता हूँ, डस्टर है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूँ फिर, है ना, जब इतना हुआ है तो दे देता हूँ। एंड दैट इज, सपोज मैं कहता हूँ कि एक रॉड है और इसको फोर्स अप्लाई किया गया है 9F 10F और इधर 2F, ठीक है। इसका मास M, एरिया A, लेंथ L, यंग्स मॉडुलस Y, और दूसरे का दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है 3M मास, 3L, 3A और 3AY, ये दिया हुआ है। To find out the elongation of the system, find out elongation of the system. तो obviously here system means what? Two rods. इन दोनों रॉड का जो सिस्टम है, इस पे टोटल elongation कितना होगा वो निकालना। चलो go ahead. ओके, ध्रुव गुप्ता सेज की कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आज, ये सबको आ रहा है, ध्रुव तुमको अकेला आ रहा है बस? Okay, Aryant has already given an answer. Aryant has already given an answer. Okay, अच्छा, इंटरनेट इश्यूज। ओके, नेट का स्पीड कम है। ओ चलो, yes, Aryant has given an answer and that is 16/3 FL by AY। अभी देखता हूं। चलो, let me now figure it out।
आई थिंक बाकियों का भी यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। श्रेयसी, ओम पाठक सबने ये दिया, सबसे पहले आर्यंत ने दिया एंड दैट इज 16/3। लेट मी चेक इट। देखो यहाँ पे फोर्स 2F है और इस पूरे सिस्टम का अगर देखोगे तो नेट फोर्स हो गया 8F और टोटल मास हो गया 4F, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8F by 4F and that is 2F by m। तो अगर ऐसे होता है इन दैट केस यहाँ पे फोर्स कितना चाहिए ना, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया m into 2F by m into 2F, यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या होगा 4F। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है वो 4F हो जाएगा, तो इसका एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा 4F plus 2F by 2 यानी 3F। तो सॉरी हाँ ठीक है 3F, यानी F L by A1 प्लस इसका एवरेज फोर्स क्या होगा 10 plus 4 14 by 2 यानी 7F, तो F L by A Y, दैट्स आंसर। तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा है ना, 9 plus 7 is 16, so that's correct, यानी equal to 16/3 FL by AY becomes the answer. So that's the answer to the question as to what is the elongation. ठीक है ना। 4F कैसे है, so मैं asked 4F बेटे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना, इसका 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 नेट फोर्स क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 2F, पर ये तो 2F इधर है यानी उस तरफ यहाँ पे जो फोर्स है वो 2F होगा, सॉरी 4F होगा, तभी तो नेट 2F बचेगा, तो देयरफॉर इट हैज टू बी 4F here, तो उससे एवरेज आ रहा है ये 3F एंड सो ऑन। सपोज मैं कहता हूं कि मुझे ना इस वाले रॉड का टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालना, फाइंड आउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। ये कैसे निकालोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड, फिर कैसे निकालोगे ना, उसके लिए तरीका ये होता है कि देखो कापा का वैल्यू क्या देखा है हाफ सिग्मा इनटू एप्सिलॉन, बट वी आल्सो नो that sigma by epsilon is equal to y, so we can also write epsilon as sigma by y, can't we? And if we do that, oh Nimisha के इतने सारे login आ रहे हैं, I think there's some problem। चलो if I do that तो क्या होगा ना, epsilon का sigma by y लिख लो, then is sigma square by 2y, so I can also give another formula and that is sigma square by 2y, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y। इससे फायदा क्या है देखो कि यहाँ पे फोर्स 2F है, यहाँ पे 4F है, तो यानी अगर मैं इसका लीनियर ग्राफ बना देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे 2F और यहाँ पे 4F, ये देखो ये 2F और यहाँ पे 4F, तो अगर मान लो x डिस्टेंस दूर अगर फोर्स निकालना है तो कितना होगा F at any x, F at any x हो जाएगा 2F plus 2F by L into x, यानी इक्वल टू 2F into कॉमन लोगे तो 1 plus x by L यानी x plus L by L यानी into now what is the need of this, because I am interested in finding out sigma square by 2y, तो सिग्मा क्या हो जाएगा सिग्मा एट एनी एक्स वो कितना हो जाएगा, मैं इसको एरिया से डिवाइड करूं बिकॉज़ एरिया इज कांस्टेंट, यानी हो जाएगा 2F by A into x plus L by L, ये हो गया सिग्मा। तो देयरफॉर कापा एट एनी एक्स क्या होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4F स्क्वायर बाय दिस थिंग बाय 2y, तो यानी 2F स्क्वायर बाय a square y into L square into x plus L whole square, that is the kappa। तो मैं अगर एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं लेट्स से रॉड के यहाँ पे x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं है ना, ऐसे x डिस्टेंस दूर, तो क्या होगा ना वॉल्यूम क्या होगा dx into a, तो ये हो गया
एनर्जी डेंसिटी, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या होगा ना, कापा x इंटू a dx का इंटीग्रेशन 0 से L, ठीक है। तो इस यानी क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर बाय a y l स्क्वायर इंटू x प्लस l होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 0 to L। I think now we can manage to do it. जसराज आस्क्ड कि 7f कैसे आया, 4f का डायरेक्शन क्या होगा इज व्हाट देहम इज आस्किंग। एक्चुअली देखो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना तो मैं इसे सारा मिटा दूं। देखो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो ना तो क्या आएगा, देखो ये आएगा इधर 4f इधर 2f और इसका हो जाएगा इधर 10f और इधर 4f, ये तो इसका एवरेज क्या होगा 10f एंड 4f, यानी उस पॉइंट पे 10f का फोर्स है, फिर जैसे इधर इधर आओगे तो इस पॉइंट पे 4f का फोर्स है, तो एवरेज क्या हो गया 10 प्लस 4/2 यानी 7, दैट वाज एवरेज हियर। तो वही 7f मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, x प्लस l होल क्यूब बाय 3, तो ये 2/3 आ गया, तो मैं भी यही पे कर देता हूं 2/3। ओ बाप रे बहुत नीचे रखा, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दो क्या, हल्का सा नीचे कर दो, बड़ा सेंसिटिव मामला है, थोड़ा सा भी नीचे करो ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चलो थोड़ा सा कर दिया मैंने, यानी जगह बच गया हल्का सा, यानी इक्वल टू 2/3 है ना, ये x प्लस l होल क्यूब बाय 3 वाला 3 और f स्क्वायर बाय a y l स्क्वायर इनटू, अब x प्लस l होल क्यूब, तो जब l पुट करोगे तो आएगा l प्लस l होल क्यूब यानी 8l क्यूब, और जब 0 पुट करो तो l क्यूब यानी 7l क्यूब आए, यानी इनटू 7l क्यूब। तो इसका आंसर क्या आ गया फिर 14/3 f स्क्वायर l बाय a1। That is the total elastic potential energy stored in this rod. Similarly, you can find out for this rod also. बस वो वैल्यूज थोड़े से अलग आएंगे, I mean लिमिट्स वगैरह तो अपने आप पुट कर सकते हो, और उसमें फिर 0 to 3l हो जाएगा क्योंकि इसके लेंथ 3 है, इसके लिमिट्स हो जाएगा 0 to 3l, फिर एरिया में भी 3a है, तो those modifications and minor modifications you can do and then find out the elastic potential energy for this one also. What I have done is that I have found out the elastic potential energy of this particular rod, ठीक है, वो चेक कर लो। Okay, let's now move on. It's time to move on now with a different concept in mind, and that is, suppose मैं एक काम करता हूं, हाँ 8l क्यूब है और माइनस l क्यूब भी तो होगा, x जब 0 पुट करो तो 8l क्यूब माइनस l क्यूब क्या होगा 7l क्यूब, 7 into 2 है इधर 14, तो 14/3, that's all। but we were asked कि 8l क्यूब, तो 8l क्यूब माइनस l क्यूब भी हो, लिमिट्स भी तो पुट करो ना 0 to l, तो वो भी होगा, ठीक है ना। चलो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, सपोज हैव एन एक्सिस एंड अ रॉड m l a y, standard values for a rod in the horizontal plane, just like this rod, in the horizontal plane I rotate the rod like this, okay। in that case क्या होगा, ये रॉड में टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा और इसके चक्कर में क्या होगा, रॉड हल्का सा इंक्रीज करेगा, वेरी लेस, आई नो these are never very large values, but फिर जो है सो है। अब हम एक काम करते हैं, इसको ओमेगा एंगल वेलोसिटी से घुमाते हैं सब कुछ, और I want to know the elongation of rod. To find the elongation of rod, that is the question. Go ahead.
चलो, आई एम गिविंग अ मिनट टू यू टू सॉल्व एंड देन वी विल इनिशिएट द डिस्कशन, ठीक है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं पूछूंगा रॉड के इस पॉइंट पे क्या फोर्स है, तो आंसर इज 0, एक्सेप्टेड। रॉड के इस पॉइंट पे क्या फोर्स है, तो m ओमेगा स्क्वायर r। पर r क्या लोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। r is the distance of the center mass from the axis. So therefore, अगर पूछोगे कि मान लो ये जैसे मेरे हाथ का ही मान लो, हाथ को भी देखो यहाँ पे होल्ड करने के लिए मसल्स पकड़ के रखे। अगर मैं इस हाथ को ऐसे घुमाता हूं, तो बेसिकली द मसल्स आर होल्डिंग द हैंड बैक। So therefore, what I'm interested in knowing is कि कितना फोर्स से ये होल्ड बैक कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा ना, m ओमेगा स्क्वायर r जो लोगे वो होगा l/2। So therefore, यहाँ पे जो फोर्स है वो है m ओमेगा स्क्वायर r, और r हो गया इन दिस केस l/2। ध्यान रखना l नहीं है। ओके, देव सेज कि ना इस बार 1/3 होगा। ओम पाटिल इज आल्सो गिवन द आंसर m ओमेगा स्क्वायर l/2 ay। चलो कोई नहीं। तो पहली बात, तो अगर एवरेजिंग करते हो तो by 4 होगा, 2 नहीं होगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। क्योंकि यहां पे तो जीरो फोर्स है। खुद सोच के देखो, अगर मान लो ये मेरा हाथ है, तो हाथ के जॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक जॉइंट है, ये अगर ऐसे घूम रहा है, तो ये जॉइंट ने इस हाथ को पकड़ के रखना, इसको यहाँ पे जो जॉइंट है वो इस हाथ को ऐसे पकड़ के रखा है, लेकिन जो टिप ऑफ द फिंगर है, इसको तो कोई लोड नहीं है, तो देखो इसको तो पकड़ के कुछ भी नहीं रखना। इसलिए फोर्स मैंने बोला 0, और यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r इज l/2। तो एवरेज करो तो by 4 आएगा, फिर by ay वगैरह वो सब, बट यहाँ पे एवरेजिंग चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा फोर्स का वो नॉन लीनियर है। इसलिए सबसे पहले काम करता हूं, मैं x डिस्टेंस दूर, मैं x डिस्टेंस दूर देखता हूं कि इस सेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा ना, x डिस्टेंस दूर, जैसे मान लो ये सेक्शन हो गया, तो ये सेक्शन क्या कर रहा है ना, इसकी जो बाहर वाला पोर्शन है, याद करके देखो उस दिन एक डिस्कशन हुआ था कि अगर एक रॉड है और अगर किसी सेक्शन को देखते हो तो उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसका लोड ये सेक्शन वो कर रहा है, बियर कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इस बार नीचे वाला नहीं, बाहर वाला सेक्शन। तो अगर ये हाथ घूम रहा है तो ये वाला सेक्शन क्या कर रहा है ना, इसके बाहर वाला जो पोर्शन है उसको ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे। दैट्स द कॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्स। कितना ना, पहली बात तो m ओमेगा स्क्वायर है। m क्या होगा, m विल बी ओनली दिस पार्ट ऑफ द मास, यानी अगर मैं fx निकालता हूं यहां पे, तो जो m होगा वो क्या होगा, l माइनस x सेक्शन का मास होगा, यानी m बाय l इनटू l माइनस x, ये हो गया m। फिर है ओमेगा स्क्वायर इनटू r क्या होता है, टिल द सेंटर मास ऑफ दैट सेक्शन। तो सेंटर मास ऑफ द सेक्शन का मतलब क्या होगा, ये अब ये RCM होगा क्या, मतलब सेंटर मास ऑफ द सिस्टम अगर देखता हूं RCM, दैट विल बी x प्लस l माइनस x का होगा बाय 2, तो x प्लस l माइनस x बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू l प्लस x बाय 2, यानी यहां पे आ गया l प्लस x बाय 2। तो क्या आ गया फिर ना, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l इनटू l square minus x square. Now tell me, is this a linear function? Is this a linear function? No, this is a quadratic function. अब क्योंकि ये quadratic function है, इसलिए हमने जो उस दिन का एवरेजिंग किया था वो एवरेजिंग अब वैलिड नहीं है, इसलिए हमें इसको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। There is no second way. चलो करते हैं फिर। So therefore, delta L will be what? Integration. एक एक सेक्शन का इंक्रीमेंट क्या होगा, FL by AY, F आ चुका है, यानी m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l इनटू ये F हुआ इनटू L। L बोलते क्या है, dx, छोटा सा सेक्शन ये वाला, this small section is what I am taking as dx,
तो FL आ गया बाय AY। ये नेट इंक्रीमेंट है, कहां से कहां तक, 0 से लेके L तक, सो दैट वुड बी द इंक्रीमेंट। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक काम करो, इसको लिख लो एज m ओमेगा स्क्वायर बाय 2AYL 2AYL इनटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन L स्क्वायर dx क्या आएगा, देह में आस्क की L प्लस एक्स बाई 2 क्या लिया है, L प्लस एक्स बाई 2, ये वही जो कैलकुलेशन किया सेंटर मास का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द एक्सिस दैट टर्न आउट टू बी L प्लस एक्स बाई 2, उसका कैलकुलेशन मैंने यहां पे कर रखा है। सो देयरफॉर ये जो सेंटर मास का डिस्टेंस है वो L प्लस एक्स बाई 2 है। m ओमेगा स्क्वायर r क्या है, सेंटर मास वाला डिस्टेंस, वो r मैंने यहां पे कैलकुलेट कर रखा है L प्लस एक्स बाई 2, वही से लिया है। ठीक है, चलो एनीवे, तो L स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर्यन सर की एक बार वो सेंटर मास वाला बात रिपीट कर दो। देखो मैंने इतना ही बोला था कि अगर किसी पोर्शन का, किसी सेक्शन का अगर तुमको m ओमेगा स्क्वायर r का वैल्यू निकालना है तो उसमें जो r लोगे वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी एक्सिस टू द सेंटर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मास। तो हम लोग इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए इसके सेंटर मास का डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, समझ ना। तो वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट वहां पे कर रखा है, ये वाला कैलकुलेशन, अब चेक करो कैलकुलेशन, एंड इट टर्न आउट टू बी L प्लस एक्स बाई 2, तो मैंने वही यूज किया L प्लस एक्स बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर डेल्टा L इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाय 2AYL इनटू, अब L स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, L क्यूब माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, L क्यूब बाय 3, and that will be 2L क्यूब by 3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, L क्यूब क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर by 3AY, that will be the elongation of the rod। अब देख लो अच्छे से, ठीक है, देख लो अच्छे से। अब अगर मैं बोलूंगा इसका भी इलास्टिक पोटेंशियल जो निकालो, नो प्रॉब्लम, Fx तो आ चुका है, Fx तो आ चुका है, तो Fx को a से डिवाइड करो तो सिग्मा x क्या आ जाएगा, तो Fx अगर इतना होता तो सिग्मा x क्या हो जाएगा ना बाय a, और थोड़ी देर पहले हमने किया था ना सिग्मा स्क्वायर बाय 2y इज द वॉल्यूम, क्या बोलते हैं कपर, तो सिग्मा स्क्वायर मतलब इस पूरे को स्क्वायर करोगे बाय 2y करोगे और उसके बाद इंटीग्रेशन, आई थिंक नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ। जैसे पिछले बार हमने किया था तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपलर था, वो L प्लस एक्स के हिसाब से था, ये L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसके बाद स्क्वायर करो, तो दैट्स अ लिटिल बिट मोर कैलकुलेशंस अभी, बट अब तो कंसेप्चुअली आएगी, है ना। तो देयरफॉर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, तो सिग्मा स्क्वायर तो अभी आ चुका है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y इनटू a dx। अब सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ x आ चुका है, उसको अपना पुट पार्ट करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ आई लीव दिस टू यू, दिस आई लीव दिस टू यू, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आई होप दिस इज नाउ ओके, वी कैन गो अहेड। चलो देखो नेक्स्ट इज सपोज मैं कहता हूं एक रिंग है, ये एक रिंग है जिसका रेडियस है कैपिटल R, और इस रिंग का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसका रेडियस है सपोज स्मॉल r, given that r is much greater than small r, और रिंग का यंग्स मॉडुलस दे रखा है और m भी दे रखा है, मास ऑफ द रिंग दे रखा है, मास ऑफ द रिंग दे रखा है, रेडियस ऑफ द रिंग दे रखा है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिंग भी दे रखा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिंग वो भी दे रखा है, स्मॉल r. Now what is done is that this ring is rotated in its own plane, अपने ही प्लेन पे घुमाया जा रहा है. तो find delta r, that is change in radius. Find delta r, that is the change in the radius. देखो अच्छे से. So the ring has been, mind you, rotated in its own plane. They was asked कि इलास्टिक पोटेंशियल कैसे निकाला. एक्चुअली ना मैंने इलास्टिक पोटेंशियल पूरा सॉल्व नहीं किया. मैं एक काम करता हूँ ना, ये जो सिग्मा एक्स आया था ना, देखा होगा कि वो ना L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ना. तो यानी क्या होगा, कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, इस इक्वल टू कुछ आएंगे, वो तो देख लेना अपना, और L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx 0 to L, ऐसे कुछ इंटीग्रेशन आएगा. पिछले बार की बात कर रहा हूँ, वो तो अपने आप कर लोगे. ये L4 हो जाएगा, है ना. तो बाकी ये जो है ना सिग्मा 2y a वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे आएगा. वो कांस्टेंट कुछ आएगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे था, मिटा दिया मैंने, बट ये फंक्शन याद है मुझे, तो इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना. तो L4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, L5, फिर -2 L स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, -2/3 L5, और फिर x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, L5/5 एंड सो ऑन. तो करके बाकी अपना सिंपलीफिकेशन करके फाइनली यू गेट द आंसर फॉर व्हाट, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द रोटेटिंग रॉड. यानी रोटेटिंग रॉड का भी एनर्जी निकाला जा सकता है. यानी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि जो कापा का फॉर्मूला होता है वो तो ये तो होता ही है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये भी होता है. तो मैंने वही किया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y इनटू वॉल्यूम AdX, उसका इंटीग्रेशन. तो पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. चलो ठीक है, अब इस पे आ जाओ फटाफट. और ये कि इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, इस मटेरियल का मास दिया हुआ है. फाइंड आउट द चेंज इन द रेडियस. गो अहेड. ऐसे केस में अगर इस तरह से सर्कल बनाते हैं लेट्स से विद ऑल स्ट्रेच्ड हैंड्स हैं, और मान लो बड़ा सा प्लेटफॉर्म में हम लोग सब लोग खड़े हैं, तो उसे इमेजिन करो, और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म सपोज घूमना शुरू हो जाता है. देखो अगर हम खड़े नहीं होते पकड़ के, तो जैसे प्लेटफॉर्म घूमना शुरू होता तो इन केस में हम बाहर की तरफ गिर पड़ते. घूमना शुरू होता तो ये इधर, वो उधर, वो उधर, ये इधर, इस तरह सब लोग देखना रेडियली आउटवर्ड्स गिर जाते हैं. ऐसे ही कुछ होता है, बिकॉज़ दैट्स व्हाट द टेंडेंसी इज. जैसे गाड़ी में बैठते हैं, टर्न लेता है तो ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ किसी ने फेंक दिया हमें, तो उसी तरीके का कुछ एक्सप्रेशन बता रहा हूं. लेकिन क्योंकि हमने ऐसे पकड़ कर रखा है, तो क्या होगा, हम टाइट रहेंगे, लेकिन हम इतना जल्दी गिरेंगे नहीं, अनलेस कि किसी का ग्रिप छूट जाए, तो एक अलग बात. अब पॉइंट पता क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं इज दैट इन दिस केस द फोर्स इज सेंट्रीपिटल, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए. बट एज ए कंसीक्वेंस क्या होता है, एक टेंजेंशियल फोर्स भी जनरेट होता है. एंड आई एम श्योर यू विल फील दैट, देखना हाथ ऐसे हो जाएगा, टाइट हो जाएगा एंड सो ऑन. तो कहने का मतलब क्या है कि देखना सब लोग टेंजेंशियली भी टाइट हो जाएंगे जैसे वो पूरा प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा. Now that's exactly or precisely the experience that is going to happen here also. यानी भले ये सर्कुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में होता है, लेकिन एज ए कंसीक्वेंस क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स भी जनरेट होगा, एंड देयरफॉर देयर विल बी अ स्ट्रेस जनरेटेड एट दिस पॉइंट आल्सो. आई मीन फॉर दैट मैटर एट एनी सेक्शन. तो मैं एक काम करता हूं, इसमें भी मैं पता क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा सेक्शन ले लूंगा ऐसे कर, very small section of some very small angle d theta. तो मैं उसको बड़ा करके दिखा रहा हूं.
ऐसे करके ये हो गया डी थीटा। ये एंगल हो गया डी थीटा, ठीक है। वो जो ऐसे मतलब ना टेंजेंशियल इससे एक फोर्स जनरेट हो रहा है, वो होगा देखना ऐसे परपेंडिकुलर, व्हिच विल ट्राई टू पुल इट इनवर्ड्स, और ऐसे इधर भी एक होगा और वो भी होगा ऐसे कुछ, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक टेंजेंशियल, अच्छा देखो अगर डी थीटा होगा तो ये क्या होगा, डी थीटा बाय 2 ऑब्वियसली, तो ये तो 90 डिग्री है ना, और यहां पे भी 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये भी हो जाएगा डी थीटा बाय 2। लेट अस से वो जो टेंजेंशियल फोर्स जनरेट हुआ है, क्योंकि वो टेंसाइल होगा, तो लेट्स कॉल इट एज सपोज टी। तो पता क्या होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा एंड दैट इज टी cos डी थीटा बाय 2, लेकिन वो कंपोनेंट इधर वाले से बैलेंस हो जाएगा, ये भी वही होगा टी cos डी थीटा बाय 2, और एक कंपोनेंट अंदर की तरफ होगा एंड दैट इज दिस, ये भी इधर, तो यानी ये हो जाएगा 2t। अगर ये t cos d थीटा बाय 2 तो ये क्या होगा, t sin d थीटा बाय 2, पर दो दो होंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, एंड दैट इज 2t sin d थीटा बाय 2। ये हो जाएगा अंदर की तरफ फोर्स, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा उसको, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, m ओमेगा स्क्वायर r। तो मैं आप लिखने वाला हूं मैथमेटिक्स, एंड दैट इज 2t sin d थीटा बाय 2 will be equal to m ओमेगा स्क्वायर r। m बोलते क्या होगा ना, देखो इस पूरे रेडियस की जो मास है वो m है, तो पूरे 2 पाई रेडियंस एंगल पे मास है m by 2 पाई, मुझे सिर्फ d थीटा वाले से मतलब है, ये वाला, तो कितना होगा m by 2 पाई इनटू d थीटा, ये हो गया मास पर यूनिट एंगल इनटू एंगल, ये हो गया मास, ये है m ओमेगा स्क्वायर r। देखो आ गया, इससे क्या होगा ना, t जनरेट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि छोटे एंगल से तो sin d थीटा बाय 2 will be d थीटा बाय 2, so we can write 2t d थीटा बाय 2 will be m ओमेगा स्क्वायर r d थीटा बाय 2 पाई। तो ये 2 2 कैंसिल कर दो, d थीटा कैंसिल कर दो, यानी जो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा वो आ गया, और ये टेंसाइल फोर्स हर सेक्शन में जनरेट होगा। तो लेट्स से अगर तुम इसका एक इक्विवेलेंट रॉड का सोचते हो तो पता क्या होगा, ये अब इसका इक्विवेलेंट सिस्टम है। मैं उसको कट करके इक्विवेलेंट सिस्टम बना दिया 2 पाई r लेकर, अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा, तो डेल्टा एल क्या होगा, वो अलग बात है, डेल्टा आर पूछा है ना, तो डेल्टा एल विल बी नथिंग बट 2 पाई डेल्टा आर। क्यों, क्योंकि इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है 2 पाई कैपिटल आर, जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये देखो अब इसका लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर प्लस डेल्टा आर, है ना, इक्विवेलेंट सिस्टम। तो इसका इंक्रीमेंट कितना होगा 2 पाई डेल्टा, ये देखो डेल्टा इज इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई, बस एफ तो आ चुका है, ये एफ यानी m ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 पाई इनटू l, l बोलते क्या है 2 पाई r इनटू 2 पाई r बाय a बोलते क्या होगा पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r से निकलेगा ये पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू 1, so that means डेल्टा r will be, एक 2 पाई कैंसिल कर देना, I think that's it, then m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर r स्क्वायर
That's going to be the delta R. Let me just quickly check if who all got it right. Okay, Shreyashi has given the first answer, that is m omega square r by r square y pi. No, ये तो नहीं आ रहा है. अंश अग्रवाल m omega square r square by y r square. ना तुम्हारे भी एक पाई का कैंसिल और पाई का टर्म नहीं आ रहा. देव says 3m omega square by 4 pi. ना वो भी नहीं. I don't think. अच्छा ओम का आ रहा है ओमेगा रूट m. ना रूट m तो नहीं आएगा. रूट m में तो फिर वो डायमेंशंस का दिक्कत हो जाएगा. Now Aditya has asked that can't we shouldn't we use a different capital R in the expression of t? T. नहीं ये कैपिटल R तो ये भी कैपिटल R है. यहाँ से लेके ये कैपिटल R है in this case. यहाँ से लेके यहाँ तक. This capital R from here till here. वो तो छोटा सा सेक्शन है ना, उसको मैं बड़ा करके देख रहा हूँ, एक्सपैंड करके. ये पोर्शन को जो है ना मैंने एक्सपैंड कर दिया पूरा. Now is that okay, Aditya? Okay, now see, I got your point. Okay, now what Aditya is asking is that कि जब हम फाइनल रेडियस निकाल रहे हैं तो फिर फाइनल रेडियस लेना चाहिए ना फिर. The answer is बिल्कुल सही बात है. The only thing is that अगर मान लो एक सॉलिड मेटेलिक रिंग लेते हो तो the increment will be extremely small. तो जब जहां पे r यूज किया जा रहा है वहां पे तुम r डैश की जगह r यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं. That's not an issue. ठीक है, because the increments will be extremely small. That's the particular reason. ठीक है, I hope that's okay now. चलो, now let's proceed. Now we will go to the, देखो मैंने अगर याद होगा पहले बोला था इस दैट इस चैप्टर का फॉरेन ऑथर्स में ज्यादातर बुक का नाम पता क्या देते हैं, टॉपिक का नाम क्या देते हैं, मानो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि एक मटेरियल कितना मजबूत है. तो अभी जो हमने लोडिंग किया ना उसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव लोडिंग के हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करना कि एक मटेरियल कितना मजबूत है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यंग्स मॉडुलस वगैरह ये सब मजबूती का निशान है या प्रॉपर्टी है. ओके, there is another aspect of, I mean not the only one more I mean, and there will be some more also. There is another aspect of elasticity, and that is resistance to change, and that is called as bulk modulus. So now I am discussing what is called as bulk modulus. Bulk is generally related to what? Volume. तो यहाँ पे भी bulk modulus मतलब volume related. कैसे? Suppose मैं एक spherical object लेता हूँ, maybe some kind of a liquid, spherical liquid or a solid, whatever. Actually गैस भी ले सकता हूँ, but गैस का जो इलास्टिसिटी का स्टडी है ना वो हम लोग करते हैं थर्मोडायनामिक्स करते हैं, इसलिए हम लोग गैसेस का स्टडी फिलहाल नहीं करते. ठीक है, चलो तो let us say this is a spherical object. It's not a disk mind, it's a spherical object. And suppose I try to crush this spherical object from all sides. Not from just one side or two sides, no, from all sides. यानी मैंने क्या कर दिया, कुछ प्रेशर जो है इंक्रीमेंट कर दिया चारों तरफ से. यानी कुछ प्रेशर तो था पहले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह तो होता ही है, वैक्यूम में तो नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट, इसलिए कुछ प्रेशर था, पर आपने प्रेशर को काफी बढ़ा दिया. अगर ऐसे करोगे इन दैट केस क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. तो अगर मान लो इसके इनिशियल वॉल्यूम से V है तो बाद में हो जाएगा V प्लस डेल्टा V. नहीं बाइट से, लेकिन आपने तो उसको क्रश किया, तो अगर क्रश करोगे तो V माइनस डेल्टा V नहीं होगा. The answer is no. We are conceptually writing it as V plus delta V. That does not mean that delta V has to be positive. In this case, the delta V will be negative. But what is the concept that I'm using? I'm using the concept that final quantity. See, today I'm talking about volume. Tomorrow I might talk about density also. जैसे इस केस में वॉल्यूम तो घट रहा है, पर डेंसिटी तो बढ़ेगा, है नहीं? लेकिन हम दोनों केस में पता क्या लिखेंगे? V plus delta V, rho plus delta rho. Rho means density का symbol.
So therefore, what I'm trying to emphasize is that the way we are going to write physics quantities is final quantity is equal to initial plus change. Let the change be sometimes negative and sometimes be positive. For example, in this question, if you look at, in this particular situation rather, delta V sign will be negative, but delta rho sign will be positive. So let that be the one which carries the sign in. I'm going to write it conceptually as V plus change. Let the change be negative, I don't mind. So that's the case. चलो, let's proceed. अब बताओ, हमने अभी तक जो strain use किया, that was longitudinal strain, means length related strain. तो longitudinal strain. क्या use किया? Delta L by L. अब हम introduce कर रहे हैं volumetric strain, and that is epsilon volume. So epsilon volume क्या होगा? Obviously delta V by V. So epsilon V is equal to delta V by V. And epsilon V can be positive, it can be negative. So can be strain also. Delta L by L can be positive as well as negative. Mind. चलो, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही आ रहा है. अब इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है. स्ट्रेन तो ये डिफाइन हो गया. स्ट्रेस कौन दे रहा है? The stress is, the role of stress is being played by delta P out here. प्रेशर भी तो फोर्स बाय एरिया होता है, और यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस था, वो भी फोर्स बाय एरिया था. तो this time the role of stress is being played by delta P. So therefore we define, just like Young's modulus, we define bulk modulus as equal to stress by strain, and in this particular case stress is being replaced by delta P. यूनिट्स वगैरह सब कुछ सेम है. हाँ, एक फर्क जरूर है, और वो ये कि स्ट्रेस जो होता है, जो हम लोगों ने डिफाइन किया था यंग्स मॉडुलस में, उसमें एरिया होता था क्रॉस सेक्शन, और इसमें होता है सरफेस एरिया, एंड दैट इज व्हाट द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया. और स्ट्रेस जो यंग्स मॉडुलस में किया था, उसमें क्या था? फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो दैट्स द डिफरेंस. चलो, अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब हो गया डेल्टा V बाय V. तो अगर इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, दैट्स योर प्रेरोगेटिव. तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं तो आ जाएगा बल्क मॉडुलस P इज इक्वल टू डेल्टा P इनटू V बाय डेल्टा. ऐसा तो ठीक है. सर्कल के तो कोई साइड नहीं होते बच्चे. ये साइड में सर्कल नहीं है, मैंने पहले बोल दिया था. दिस इज अ स्फीयर, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम वॉल्यूमेट्रिक की बात कर रहे हैं. देखो, डेल्टा V की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स अ स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल बॉडी, एंड आई एम ट्राइंग टू क्रश इट फ्रॉम ऑल साइड्स. अब तो इसमें छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम पता क्या है? कि देखो, अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो डेल्टा P का साइन पॉजिटिव होगा, बट एज ए कंसीक्वेंस ऑब्वियसली वॉल्यूम घटेगा, और अगर वॉल्यूम घटता है तो डेल्टा V का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा. सो देयरफॉर इफ डेल्टा P इज पॉजिटिव देन डेल्टा V हैज टू बी नेगेटिव. V तो ऑलवेज पॉजिटिव है, V तो वॉल्यूम होता है. अब उल्टा करो, पहले मान लो क्रश किया हुआ था, वहां से प्रेशर हटा दो. अगर प्रेशर हटा दोगे तो फाइनल प्रेशर कम निकला, इनिशियली तो तुमने ज्यादा दे रखा था, देन इस बार डेल्टा P का साइन नेगेटिव हो गया. क्यों? फाइनल कम, इनिशियल ज्यादा. एज ए कंसीक्वेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वेरी स्लाइट अमाउंट, इतना नहीं जितना मैं दिखा रहा हूं, बट देन व्हाटएवर इट इज, कुछ तो बढ़ेगा. यानी अगर डेल्टा P नेगेटिव हुआ तो डेल्टा V पॉजिटिव हो जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा. सो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट डेल्टा P एंड डेल्टा V हैज टू बी टेक्निकली ऑलवेज ऑपोजिट इन साइन. यानी अगर मैं इसको इस तरीके से छोड़ देता हूं फॉर्मूला को, तो इन दैट केस बल्क मॉडुलस वाला जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, वो हमेशा नेगेटिव आ जाएगा. एंड दैट लुक्स अ लिटिल ऑड. माइनस इतना सुनने में अच्छा नहीं लगता. इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर एक माइनस खुद का डाल दिया, यानी बल्क मॉडुलस के डेफिनेशन में ही माइनस डाल दिया. दैट्स व्हाट हैज बीन डन, जस्ट टू अवॉइड मटेरियल प्रॉपर्टी बीइंग अ नेगेटिव क्वांटिटी. We try to avoid it as much as possible. हमने यहाँ पे अवॉइड कर लिया. ठीक है, चल. अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. सपोज मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है जिसका बल्क मॉडुलस दे रखा है 7 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
एक बॉडी का डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 6000 kg पर मीटर क्यूब। सपोज मैंने क्या किया, उस बॉडी को हमने रखा था कहीं पे, हमने कहीं रखा था, तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट था। सपोज मैंने क्या किया, इनिशियली बॉडी टेबल पे था, अब मैंने क्या किया, उस बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया और सपोज फाइनल प्रेशर बना दिया मैंने, इस पे जो फाइनल प्रेशर है, ठीक है ना, इस पे जो फाइनल प्रेशर है उसको लगा दिया मैंने 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फाइनली टेबल पे पड़ा हुआ था और मैंने फाइनली इस पे 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया फाइनली। द क्वेश्चन इज फाइंड चेंज in density. Go ahead. Find the change in the density of the material. Go ahead. I'm giving a minute to solve. The first answer, that is 60.78. By the way, I hope you know that 1 atmospheric pressure, I mean, of course you know, is taken as approximately 10 to the power 5 Newton per meter square. ठीक है? Let's now get going. First of all, in this case, let's understand one thing, and that is rho naught is equal to m by v, and rho naught plus delta rho is equal to m by v plus delta v. तो मैं डिवाइड करता हूं, implies rho naught plus delta rho by rho naught is equal to v by v plus delta v, यानी 1 plus delta rho by rho naught is equal to, if I do it divide by v, it will become 1 plus delta v by v to the power minus 1, which is approximately equal to 1 minus delta v by v. ठीक है? That's how it is. So therefore, you have delta rho is equal to rho naught into 1 minus, now delta v by v, अब तो हमने माइनस तो कर दिया, यानी मैं लिख सकता हूं delta v by v को as minus of delta p by bulk modulus. So I'm going to use this actually, ये देखो, तो ये माइनस डेल्टा v by v है, तो डेल्टा v by v तो माइनस होता है, तो माइनस होता है प्लस हो जाए, तो 1 प्लस not 1 plus rho naught into कितना है delta p by bulk modulus. चल सकते, और rho naught दे रखा कितना 6000, that's equal to 6000 into, now delta p क्या होगा ना इस केस में, okay, Aditya Madhur is also given the answer is 60.67. चलो let me check. तो डेल्टा p क्या होगा ना, देखो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ था, अब मैंने उसको फाइनली 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। याद रखना बल्क मॉडुलस में प्रेशर मायने नहीं रखता है, चेंज इन प्रेशर मायने रखता है। तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हो जाएगा 6 into 10 to the power 5, 1 atmosphere is 10 to the power 5, तो 6 atmosphere होगा 6 into 10 to the power 5 upon bulk modulus is 7 into 10 to the power 7, so 7 into 10 to the power 7, that's the case. So that will be equal to 5, 8, 7, 10, 36 by 7 into 10, so that is equal to 360 by 7, 51.4 something, approximately
51.4 kg per meter cube. So therefore फाइनल डेंसिटी जो बनेगा, वैसे पूछा नहीं है बट फिर भी फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगा? पहले 6000 था, अब 51 मतलब 51.4 बढ़ गया, then it will be equal to approximately 6051.4 kg per meter cube. एक्चुअली पता क्या होता है, जो जनरल जो सॉलिड्स होता है, जो लिक्विड्स होता है, they are pretty incompressible. Does not mean that they are incompressible really, but they are not very compressible as such. Yeah, gases are compressible very much. But then gases का स्टडी अभी फिलहाल इस चैप्टर में नहीं करेंगे, इसका स्टडी हम लोग करेंगे थोड़े दिन बाद, ठीक है ना? Like while we are discussing about heat and thermodynamics, ठीक है ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही. Aryan has also given the same answer and that is 51.42 finally. Okay, so that's the case of delta rho है to find out. मुझे लगता है शायद कुछ लोगों ने इसका मिस्टेक किया होगा, वो 7 का जगह सॉरी ये 6 की जगह ये भी 7 ले लिया होगा शायद. Maybe that was the mistake, but if you must have done, and that's why कईयों का 60 भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना? That's what I'm seeing. चलो anyway, आज के लिए इतना ही करते हैं. अब हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे. कल थोड़ा सा और बचता है सॉलिड्स का कोई ज्यादा नहीं बचा, तो कल तो आराम से खत्म हो जाएगा, शायद पहले ही खत्म हो जाएगा. और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे about liquids. Of course, liquids is the bigger part of the chapter and more fascinating part as well. ठीक है ना? So hopefully we'll be able to start with liquids tomorrow, or if not, then of course day after tomorrow. In the meanwhile, before I sign off, मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगा इस that सबको वो नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसको तुरंत जो है ना रिस्पॉन्ड कर देना, या जो भी इसमें भरना होता है या जो भी ओटीपी आई डोंट नो क्या होता है, तो वो अपने आप कर लेना, so that your test series can begin at the earliest. Fine. चलो आज के लिए इतना ही फिर. Fine, we'll go ahead then for tomorrow. Have a good day.